2023 के 1.0 में पूछा था। ये आपको TI 3.0 का क्वेश्चन है, कल डाले। इसमें हमने मास को नहीं बदला था क्योंकि ये टर्म किसमें पूछा था, मास के टर्म में पूछा है। क्या कहते हैं जिससे द्रव प्रवाह रेखीय रहता है। आपको भी पता है क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए हैं। ये वेलोसिटी रुकी हुई है तो इसके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, लगभग रुका ही रहेगा, तो वेलोसिटी कह सकते हैं 0। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड फ्लो के बारे में। जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, ठीक है, उसमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि भैया कौन सा फ्लो को क्या कहते हैं। जैसे देखते हो नदी में भी पानी का फ्लो होता है, ठीक है, वो एक ओपन फ्लो हो गया, ओपन चैनल फ्लो हो गया। उसी तरीके से पाइप पे देखते हो कि पाइप जो घर में लगा रहता है नल के साथ, उसमें भी फ्लो होता है, उसको कह सकते हैं क्लोज चैनल फ्लो कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक पाइप रहता है, वो पूरा पैक रहता है, उसके अंदर से पानी का वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन नदी में क्या होता है, नीचे तो सतह होती है लेकिन ऊपर क्या होता है, खुला आसमान। तो वैसे ही फ्लो के बारे में बात करेंगे, कौन से फ्लो को क्या कहते हैं, आराम से समझेंगे, एक एक टर्म को समझेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, तो प्यार से फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, उसके एप्लीकेशन को समझेंगे और कार्यक्रम को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्लूइड फ्लो की कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी। जैसे विस्कोसिटी को ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे सॉलिड के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, एक सतह दूसरे सतह पे क्या लगाती है, घर्षण बल लगाता है। उसी तरीके से फ्लूइड में भी बात होती है, तो उसको कहा जाता है क्या चीज, विस्कोसिटी। जैसे फ्लूइड क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो ये फ्लूइड है अपने पास, इसका एक लेयर ये ऊपर वाला, एक दूसरा लेयर, एक तीसरा लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो जो लेयर होता है, जैसे मान लो ये अपना मान लो एक क्या है, ओपन चैनल है, नदी है, ठीक है, इसके ऊपर का लेयर ये हो गया, इसके नीचे का लेयर, उसके नीचे का लेयर, उसके नीचे का लेयर, ये सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर चल रहे होते हैं। तो देखते हो कि नदी में क्या होती है कहानी, जो ऊपर का लेयर होता है, ऊपर की जो परत होती है वो तेज चलती है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा तेज चलती है। और जो आप सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे, वाटर सरफेस से कहा नीचे की तरफ जाएंगे, उसकी सतह की ओर, तो आपको क्या दिखेगा भैया, उसका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। मतलब यहाँ पे किसी चीज को रख दे हम, तो नदी यदि बह रही है तो ये क्या करेगा, तेजी से आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये जो अपना सरफेस है, नदी का सरफेस है, यहाँ पे हम किसी चीज को रख देंगे तो ये बहुत ही स्लो जाएगा या रुका हुआ रहेगा नदी के तली में, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ की बात करें, जैसे ये ऊपर का सरफेस है, इसको हम मूव करवा रहे हैं, देख रहे हो मूव कर रहा है, तो जो अपर सरफेस है ऊपर वाला, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके नीचे वाले की वेलोसिटी उससे कम, उससे नीचे वाले की वेलोसिटी उससे कम, ठीक। तो कह सकते हैं सिंपल सा, जो फ्लूइड फ्लो का जो अपनी कहानी होती है उसके अंदर, ठीक है, जो फ्लो का डायरेक्शन होता है कुछ ऐसा, मतलब कह सकते हैं अपर की सरफेस का वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे नीचे का उससे कम, उससे नीचे का उससे कम, उससे नीचे का उससे कम, उससे नीचे का उससे भी कम, कम होते होते ये सरफेस तक पहुंचेगा। तो इसमें यदि किसी चीज को आप रख दो इसके ऊपर, तो वो तेजी से चलेगा। लेकिन जो आप नीचे आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या लगाता है, एक श्यान बल लगाता है, या कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण जैसे मान लो ये जो सबसे नीचे का लेयर है, ये क्या है, रुका हुआ है, क्या है, जमीन है, जमीन रुका हुआ रहता है। जैसे पाइप है, पाइप का आउट जो सरफेस होता है वो रुका हुआ रहता है। तो वो इस ये वाला लेयर और ये वाले सरफेस के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, जिसके कारण ये इसको तेजी से चलने नहीं देगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ी सी स्पीड से चलेगा, चला भी तो थोड़ी सी स्पीड से। अब क्या है, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन की बात करें तो ये थोड़ा सा चल रहा है, तो ये क्या करेगा, तो थोड़ा सा कम रोकेगा और ये इससे थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। उसी तरीके से ये उससे ज्यादा स्पीड में, ये उससे ज्यादा स्पीड में, ये उससे ज्यादा स्पीड में, और ये उससे भी ज्यादा स्पीड में चलेगा। और ये तो कह सकते हैं जो अपर सरफेस है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी जस्ट नीचे वाले सरफेस की स्पीड उससे कम, उसके नीचे वाले की उससे कम। तो कह सकते हैं सिंपल सा, जैसे यहां भी देखोगे जो अपर सरफेस है ये ओपन चैनल है, नदी है, ठीक है। इस केस में क्या है कहानी, ऊपर वाला सबसे तेज चलेगा, नदी बह रहा होता है तो अपर सरफेस पे आप बैठते हो तो हवाई जहाज बन जाते हो, नाव वगैरह किस पे चलती है, अपर सरफेस पे चलती है, ठीक है। तो सिंपल सा कह सकते हैं the viscosity is a property of fluid by virtue of it offer resistance to movement of one layer of fluid over adjacent layer। क्या एक रेजिस्टेंस है, ऑफर करता है किसके बीच में, एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में। तो कह सकते हैं श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण जब द्रव गति करता है तो वह अपनी अलग अलग परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है।
मतलब ये इसके सापेक्ष क्या करेगा, अपनी गति का विरोध करेगा। ये चलना चाहेगा तेज, ये क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो ये कह सकते हैं विस्कोसिटी इज द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। इसे क्या कह सकते हैं, आंतरिक घर्षण भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई ओपन चैनल की बात। जैसे नदी हो गया, उस केस में क्या रहेगा, सबसे अपर वाला रहेगा वो सबसे तेज चलेगा, उसके नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला। तो यदि उसका वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम क्लोज चैनल की बात करें, मतलब जैसे पाइप की बात करें, तो पाइप कैसा होता है, ऊपर भी सरफेस, मतलब चारों साइड से सरफेस होता है, ठीक। तो जो ऊपर वाला जो सरफेस के पास का लेयर होगा वो सबसे धीमा चलेगा, और जो सरफेस से जितना दूर, मतलब सेंट्रल लाइन पे जो लेयर होगा वो उतना तेज चलेगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाती है, मतलब इस जगह पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा बीच में, और उसके दोनों साइड आप जाओगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होते चली जाएगी। तो ये हो जाता है क्लोज की बात। जैसे पाइप की बात हो गई, पाइप से फ्लूइड फ्लो करता है तो चारों तरफ से घिरा रहता है, प्लास्टिक के पाइप से या लोहे के पाइप से, ठीक है। लेकिन यदि नदी की बात करें तो वहां पे क्या रहता है, सिर्फ नीचे उसका जगह रहता है जो उसको रोक सकता है, बाकी ऊपर के सरफेस क्या होते हैं, फ्री होते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल से ये क्या है, जिसके कारण द्रव्य गति करता है वो अपनी अलग अलग परतों के बीच क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है, एक दूसरे के अपोज। जैसे हम इसको इस पर लेके जाना चाहते हैं, ये क्या करेगा, नीचे वाला हाथ इसके चलने का विरोध करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। उसी तरह फ्लूइड में भी कहानी होती है, तरल में भी कहानी होती है। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या करता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं सिंपल सा रेसिस्टेंस उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है अपनी किसकी, फ्लूइड की। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आया। एकदम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, सॉलिड केस में जो काम फ्रिक्शन करता है वही काम फ्लूइड के केस में कौन करता है, विस्कोसिटी करता है, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी की बात करें तो अलग अलग द्रव्य का अलग अलग विस्कोसिटी होता है। जैसे कह सकते हैं शहद, उसकी विस्कोसिटी अलग होती है, ठीक है, वो देखोगे बहुत स्लो चलता है। पानी, उसकी विस्कोसिटी शहद से कम होती है क्योंकि वो तेज चलता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी है। यहाँ पे भी ग्राफ पे भी देख सकते हो, ये लेयर जो था इस स्पीड से ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास वाले लेयर को स्पीड तेज दे रहा है, लेकिन उसके बाद का लेयर क्या है, धीरे धीरे करके स्लो होता जा रहा है। तो इसका ग्राफ यदि फाइनल में देखा जाए तो कैसा बनेगा, ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के लाएंगे, यहां तक मिला देंगे तो मिल गया, ऐसी कहानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा समझे। चलिए आगे बात, कुछ टर्म्स की बात करेंगे। और अब विस्कोसिटी का टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। यदि आप तापमान को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, तो क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। जैसे चाशनी, एकदम एग्जांपल में समझो, चाशनी ठंडा रहता तो गाढ़ा रहता है ना, जो ही उसको आप गर्म कर दोगे तो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो कह सकते हैं द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तापमान बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चाशनी वाला याद रखेंगे, एग्जाम्पल याद रहेगा। उसी तरीके से प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो विस्कोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहिए। तो कह सकते हैं अधिक श्यानता वाले द्रवों की श्यानता बढ़ाने पर, चलो यहां, द विस्कोसिटी ऑफ हायर विस्कोस लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब कह सकते हैं शुरुआत में कि विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी पहले से ही हाई है, यदि उसमें हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, वो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा। द विस्कोसिटी ऑफ हाई विस्कस लिक्विड सच एज मिनरल ऑयल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर के साथ क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। तो कह सकते हैं अधिक श्यानता वाले द्रव जैसे खनिज तेल की श्यानता दाब बढ़ने पर बढ़ती है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। Whereas the viscosity of water first decreases and then increases with increasing pressure। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता, शुरुआत में क्या करता है, पहले ये डिक्रीज करता है विस्कोसिटी। शुरुआत में जो ही प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पहले उसकी विस्कोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कमेगी। उसके बाद उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं जबकि पानी की श्यानता दाब बढ़ने पर पहले घटती है फिर बढ़ती है, ठीक है। पानी के केस का याद रखना है। जैसे कह सकते हैं मोर विस्कस की बात करें, जैसे जो स्लो चलते हैं, जैसे हनी हो गया, ये क्या है, मोर विस्कस है। जबकि कह सकते हैं लेस विस्कस की बात करें, जो क्या कहते हैं, फ्लो क्विकली, जो तेजी से चलते हैं। जो स्लो चलेंगे वो मोर विस्कस होगा। जैसे शहद को आप यदि क्या सकते हैं टेबल पे गिराओ तो वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन वही आप पानी को गिरा दो तो क्या होगा, पराग से यहाँ रखोगे, सराग से वहां पहुंच जाएगा।
होता है ना। तो कह सकते हैं आपका शहद जो हो गया वो क्या है, मोर विस्कस है, जबकि कह सकते हैं आपका पानी जो है वो क्या है, लेस विस्कस है। तो कह सकते हैं अधिक श्यान द्रव धीरे बहते हैं, जबकि कम श्यान द्रव क्या कहते हैं, तेजी से बहते हैं, जैसे कह सकते हैं पानी। उम्मीद करते हैं श्यानता की कहानी समझ में आई। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होने वाला है, श्यानता के साथ दाब बढ़ने से क्या होने वाला है, पानी के साथ स्पेशली क्या होने वाला है। ठीक है, यदि नॉर्मली पूछा जाए तो पानी के साथ तो कहेंगे भैया बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यदि क्लियरली लिख दे कि शुरुआत पहले क्या होगा फिर बाद में क्या होगा, तो क्या कहेंगे, पहले घटता है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। और सिर्फ एक ही ऑप्शन हो बढ़ता है तो बढ़ता हो के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी और अनस्टडी प्रवाह, मतलब स्थिर प्रवाह या अस्थिर प्रवाह। स्थिर प्रवाह का मतलब क्या है, कोई भी फ्लो ऐसा हो जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर रहा है, अपने गुणों को नहीं बदल रहा है, जैसे उसका वेग नहीं बदल रहा है, ठीक है, उसका घनत्व तो नहीं बदल रहा है समय के साथ। तो कह सकते हैं द फ्लूइड एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम, द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी। मतलब स्थिर प्रवाह में द्रव के किसी भी बिंदु पर वेग, दाब या घनत्व समय के साथ नहीं बदलता है। जैसे आप एक नल को एकदम स्लो मोशन में, मतलब थोड़ा सा खोलोगे तो देखो एकदम स्लोली स्लोली पानी आ रहा है, ठीक है। जैसे नदी को देखते हैं कि जब बरसात नहीं होता, गर्मी के टाइम में जब पानी कम रहता है तो क्या होता है, वो एकदम स्लोली स्लोली चलता है, देखने से पता भी नहीं चलेगा वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब क्या है, टाइम के साथ उसका उस समय फिलहाल वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी नहीं बदल रहा है। लेकिन वही किसमें चले जाओ आप, बरसात के टाइम में चले जाओ तो नदी ऐसे ऐसे करके चलती है, कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी तेजी से चलना शुरू कर देता है, होता है ना। कुछ उसमें डाल दो तो पता चलेगा भाई हवाई जहाज का स्पीड पकड़ लिया। तो उसी तरह कह सकते हैं अनस्टेडी फ्लो के अंदर इफ द फ्लूइड एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर एट ए पॉइंट में चेंज विथ टाइम, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब कह सकते हैं अस्थिर प्रवाह में द्रव के किसी भी बिंदु पर वेग, दाब अथवा घनत्व समय के साथ बदलता रहता है। मतलब इसमें क्या है, नहीं बदलता है, इसमें बदलता है। यदि बदलता है तो उसको क्या कहेंगे, अनस्टेडी या अस्थिर प्रवाह कहेंगे, ठीक है। स्थिर प्रवाह का मतलब समय के साथ उसका वेग, घनत्व, दाब नहीं बदल रहा है, प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी वगैरह नहीं बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको स्टेडी फ्लो कहेंगे। अनस्टेडी फ्लो का मतलब ये तीनों बदल रही होगी, ये प्रॉपर्टीज जो है उसकी बदल रही होगी, तो उसको क्या कहेंगे, अस्थिर प्रवाह या अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए आगे कहानी की बात करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह। कभी आप देखो यहां पे आपको यदि देख पा रहे होगे तो आपको गौर से जब तक नहीं देखोगे तो ये नल लगेगा कि ये नल का पानी रुका हुआ है, ठीक है, दिख रहा है एकदम रुका हुआ था। गौर से देखोगे तो लगेगा हल्का सा मूवमेंट है, मतलब ये क्या है, आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो है। मतलब एक पार्टिकल जिस पाथ से गया है उसी पाथ से उसके पीछे का पार्टिकल भी उसी रास्ते से जाएगा। जैसे यहां देखे होगे धुआं वगैरह को, मतलब अगरबत्ती को देखे होगे, तो जैसे पहले वाला जाता है, ठीक है, उसके बाद जो डस्ट कह सकते हैं स्मोक का पार्टिकल होगा वो जस्ट उसी को फॉलो करते हुए जाएगा, वो अपने डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। जैसे चूल्हा बनाते, चूल्हा पे खाना बनाते हो, देखते हो कि वहां पे सब बिखरा हुआ रहता है, लेकिन अगरबत्ती जला दो या मोमबत्ती जलाने के बाद बुझा दो आप, ठीक है, उसको ऑफ कर दिए, तो क्या देखिएगा कि भैया जो धुआं है एक लाइन से एक ही पाथ को फॉलो करते हुए चलता है, एकदम एक के पीछे एक, चींटी जैसा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो मतलब वहां पे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, प्रीसीडिंग जो पार्टिकल रहेगा उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, प्रीसीडिंग पार्टिकल जो रहेगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव ऑन ए डिफिनिट पाथ। जैसे यहां देख रहे होगे जो पार्टिकल चल रहा है वो एकदम डिफिनिट पाथ, पहले वाला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है, एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब देखो ये जैसे है बहादुर, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब डू नॉट क्रॉस ईच अदर, each particle follow the same path followed by the previous particle। मतलब पहले का जो पार्टिकल ये गया था जिस रास्ते से, उसी के पीछे पीछे दूसरा पार्टिकल भी चलेगा, तो कह सकते हैं सिंपल सा प्रीवियस पार्टिकल। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। फ्लूइड पार्टिकल जो होंगे, जैसे फ्लूइड पार्टिकल जो है, जो भी H2O है अपना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, ओके। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज फिक्स्ड। मतलब मैग्नीट्यूड किसका,
वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा होगा। उसी चीज को धारा रेखीय प्रवाह में द्रव के कण एक निश्चित पथ पर गति करते हैं और एक दूसरे को काटते नहीं है। मतलब ये मान लो इस पथ पे चल रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल मान लो इधर चल रहा था, तो ये एक दूसरे को ऐसे नहीं है कि इधर एक इधर गया है दूसरा इधर आ जाएगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है। प्रत्येक कण उसी पथ का अनुसरण करते हैं जिसका पूर्ववर्ती कण ने अनुसरण किया था। मतलब एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा, दूसरा जो आएगा वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगा जिसका पूर्ववर्ती कण ने अनुसरण किया था। द्रव के कणों का वेग समय के साथ स्थिर रहता है। समय के साथ वेलोसिटी, पहला पार्टिकल यदि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था, तो उसके बाद जो पार्टिकल आया वो भी क्या होगा, पहले शुरुआत में टंकी से जो पानी निकला 100 की स्पीड से निकला, तो उसके बाद का भी पाइप पे जो फ्लो हो रहा होगा वो भी 100 की स्पीड से ही होगा, मतलब एकदम कांस्टेंट, स्मूथ। ओके, कह सकते हैं कणों का वेग समय के साथ स्थिर रहता है। प्रत्येक बिंदु पर वेग का परिमाण और दिशा क्या रहती है, निश्चित होती है। अब इन स्ट्रीमलाइन फ्लो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एनी 2 पॉइंट्स इज द सेम। मतलब कह सकते हैं फ्लूइड के अंदर किसी 2 पॉइंट की बात कर ले, हम यहां बात कर ले, यहां बात कर ले, तो वो उस केस में क्या होता है, आपका जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी 2 बिंदुओं पर द्रव का कुल ऊर्जा समान रहती है। मतलब चाहे हम फ्लो ऐसा चल रहा है, नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल इस पॉइंट की बात करें चाहे हम इस पॉइंट की बात करें, यहां पे जितना टोटल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी कहां होगा, यहां पे होगा। इतना सा कहानी समझे। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्वाभाविक काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल केस की बात की, ये सब सिर्फ आपको जो दिखाया जा रहा है वो किसके लिए, सिर्फ समझने के लिए। हाँ भैया ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। नॉर्मली हम लोग जो बात करें सब हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अपना आपका फ्लो यदि हो रहा है तो सिंपल सा वहां टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। इतना सा ध्यान रखना, ये सब टर्म्स को याद रखना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो वर्ड्स मिलते हैं। चलिए तो इसकी नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, स्ट्रीम लेमिनार फ्लो या पटलीय प्रवाह। लेमिनार फ्लो कहा जाए या सिंपल सा स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे फ्लूइड जो फ्लो है वो लेयर बाय लेयर रहता है। जैसे ये देखोगे ये फ्लूइड का एक लेयर है, उसकी वेलोसिटी, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, सब सारे के सारे क्या रहे, अपने अपने लेयर में चल रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जो स्ट्रीमलाइन का डिफिनेशन था वो लेमिनार में भी आप रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे यहां देखोगे, यहां से क्या दिया जा रहा है, इंक दिया जा रहा है, इस फ्लो को इंक दे रहे हैं, तो इंक देने से देखोगे ये अपने ही लेयर में चल रहा है, ये दूसरे लेयर में नहीं घुस रहा है, ठीक है। जहां से इंक दिया गया उसी लेयर के अकॉर्डिंग वो चलने वाला है। तो लेयर बाय लेयर फ्लो अपना मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। यहां जैसे देखोगे, ये देख के क्या लग रहा है, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो ही इसको टच किया तो पता चला अच्छा ये तो बर्फ नहीं था भैया, ये तो पानी फ्लो हो रहा था, एकदम स्मूथ फ्लो हो रहा था। सारे फ्लूइड जो क्या थे, अपने ही लेयर में चले जा रहे हैं, तो जिसके वजह से इनका देखोगे ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रहा था, जैसे क्या दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भैया रुका हुआ है बहादुर। तो वही कहते हैं इसको सिंपल सा। तो विभिन्न वेगों की परतों के रूप में बहने वाले तरल पदार्थ की स्थिति को स्तरीय प्रवाह या पटलीय प्रवाह कहा जाता है, और इसे धारा रेखीय प्रवाह भी कहा जाता है। तो कहीं लेमिनार लिखा हुआ है या धारा रेखीय प्रवाह लिखा हुआ, दोनों एक ही बात है, ठीक है। कह सकते हैं फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए रेगुलर मैनर, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट चेंज विथ टाइम। पिछले वाले में यही देखे थे, वेलोसिटी उसका चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, रेगुलर मैनर में चलेगा। वही चीज है यहाँ भी, द्रव के कण नियमित तरीके से गति करते हैं, द्रव के परतें एक दूसरे को मिश्रित नहीं करती, और द्रव के कणों का वेग समय के साथ नहीं बदलता है। यहाँ देख रहे हो, देख के कहीं से मतलब बड़ा अच्छा हमको देख के लगता है, ऐसे लगता है कुछ है जो क्या है, रुका हुआ है, लेकिन यह छूने के बाद पता चला अच्छा ये तो पानी था। मतलब सारे के सारे पार्टिकल क्या थे, अपने फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहे थे, फिक्स्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे थे। जैसे मान लो हम यहां ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हम खड़े हैं, लेकिन क्या अभी हम क्या कांस्टेंट है, नहीं भैया, हमारा अर्थ ही घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं, ठीक है।
लेकिन यदि सेम डायरेक्शन मतलब सेम वेलोसिटी से चल रहा होता, मेरा सारा पार्टिकल किस तरफ जाएगा, सारे के सारे मेरे बॉडी के मान लो 1,00,000 करोड़ पार्टिकल से बना दे और सारे के सारे मेरे साथ एक साथ जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। वही कहानी इसके साथ चलती है। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वही अपना लेमिनार फ्लो है। इसमें लेयर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करते हैं। वेलोसिटी इनकी लेमिनार के लिए नॉर्मली लो रखी जाती है, इसकी विस्कोसिटी हाई रखी जाती है, जिसके कारण वो स्लो चल सके। ठीक है, इसके लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है लेमिनार फ्लो के केस में या स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो या अपटलीय या विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो मतलब लेयर मिक्स हो जाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, तो कह सकते हैं फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए रैंडम फैशन एंड क्रॉस ईच अदर। मतलब जो फ्लूइड के पार्टिकल यहां देख रहे हो कि सब एक दूसरे के साथ मिक्स होते जा रहा है। मतलब जैसे नदी, ठीक, बरसात के टाइम में क्या होता है, एकदम कोई किधर भी जा रहा है, कभी ऐसे उठ रहा है, कभी ऐसे उठ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है पार्टिकल्स का, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो कह सकते हैं फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए रैंडम फैशन। मतलब उसका कोई मतलब जैसे लेमिनार और टर्बुलेंट को ऐसे समझ सकते हो, जैसे लेमिनार ऐसा, जैसे सोल्जर का मार्च देखो, सारे के सारे सोल्जर्स को मान लो एक पार्टिकल है, तो सारे के सारे एक जैसे वेलोसिटी के साथ जब मार्च करते हैं तो एक वेलोसिटी के साथ एक मूवमेंट में एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक, वही टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग चलते हैं कैसे, कोई दायां कोई बायां, कोई कहीं कहीं भी जा रहा है, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहा है, कभी 5 पे जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है। ठीक है, कोई मूंगफली बेच रहा है, तो वो क्या हो गया, लेमिनार फ्लो, क्योंकि उसमें जितने पार्टिकल्स कोई फिक्स डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ ही मैनर को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, खिड़की से रुमाल डाल के सीट छेक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कह सकते हैं फ्लूइड पार्टिकल मूव इन ए रैंडम फैशन एंड क्रॉस ईच अदर, लेयर ऑफ द फ्लूइड मिक्स विद ईच अदर, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वही बात, द्रव के कण अनियमित तरीके से गति करते हैं और एक दूसरे को काटते हैं। द्रव की परतें एक दूसरे को मिश्रित करती है, द्रव के कणों का वेग समय के साथ लगातार बदलता रहता है। जैसे यहां देख रहे हो सारे के सारे क्या है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। इसमें भी जैसे देखो फ्लूइड पार्टिकल कोई ऐसे घूम गए, जैसे मान लो लेमिनार की बात करते हो, सारे के सारे अपने ही पथ पे चल रहे होते। ठीक है, जबकि इसकी बात करते किसकी, टर्बुलेंट फ्लो की, तो कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे घूम जा रहा है, कुछ भी। आप कहोगे घूम कैसे सकता है, होता है। मैं मान लो यहाँ पे कुछ आ गया, कोई पत्थर आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इधर थोड़ा सा घूम जाएगा, या हो सकता है थोड़ा ऐसे घूम जाए। ठीक है, तो फिर डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करते रहता है हमेशा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल से प्लेटफॉर्म किसकी कहानी हो गई, टर्बुलेंट फ्लो की। यहाँ पे लेयर्स मिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर भी हो जाती है प्लेटफॉर्म पे, जबकि लेमिनार फ्लो के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। सारे पार्टिकल अपने फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ सोल्जर की तरह काम करेंगे। तो सोल्जर जब मार्च करते हैं तो कैसे काम चलता है, धीरे चलता है। सबसे पहली बात, सारे की वेलोसिटी सेम होती है। दूसरी बात, सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी होती है ना, एक दूसरे के साथ कभी भी क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करते। एक इधर से, जैसे हम लोग स्कूल में लाइन लगते तो क्या होता था, कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में, वैसा कोई काम नहीं करते। जिस लाइन में जहां पे वो उसी लाइन को फॉलो करेगा, अपने लेयर पे ही चलने वाला, अपने ही लाइन में चलेगा। तो किसकी कहानी होगी, लेमिनार फ्लो की या स्ट्रीमलाइन फ्लो की। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो की कहानी में क्या आएगा, सीधा सीधी भैया, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, किसी चौक पे चले जाओ, कोई दाया कोई बाया, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, किसी का कुछ पता ही नहीं है। तो ये हो गया दोनों विक्षुब्ध प्रवाह और कौन सा, पटलीय प्रवाह की कहानी। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात, लेमिनार फ्लो धारा रेखीय प्रवाह के अंदर हम लोग बात किए सैनिक का मार्च या पानी का धीमी गति से बहना। जैसे गर्मी के टाइम में धीमी गति से बहता है, तो वो किसकी कहानी हो गई, लेमिनार फ्लो की। बह भी रही है नहीं बह रही ये भी नहीं पता चलता है, गौर से देखोगे तो। ठीक है, जबकि वॉकिंग ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे चलना या पानी का तेज बहना, बाढ़ के टाइम में पानी बहुत तेज बहती है, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका टर्बुलेंट फ्लो का। जो अपना लेमिनार फ्लो होता है उसमें श्यानता, विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे हनी की बात करते हैं, शहद की बात करते हैं,
जबकि विस्कस श्यानता किसके केस में, टर्बुलेंट के फ्लो में कम होती है, जैसे पानी की बात करते हैं। उसी तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर, ये आगे हम लोग बात करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है, कम है, तो आप कह सकते हो वो क्या है, लेमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हो उसको, टर्बुलेंट फ्लो। उसी तरह वेलोसिटी, अभी जस्ट बात के लेमिनार फ्लो में क्या होती है, वेलोसिटी स्लो होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी और स्लो होती है, ठीक है। जैसे देखते हो नदी गर्मी के टाइम में बहुत स्लो बहती है, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, लेमिनार फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो का। जबकि वेलोसिटी तेज हो जाए, बाढ़ के टाइम वेलोसिटी तेज हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो है वो, ठीक है। तो इतना को थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ध्यान में रखना है, दोनों के अलग अलग कहानी। वेलोसिटी या वेग कह लो, ठीक है। एरो ऊपर मतलब हाई, एरो नीचे मतलब लो। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, द शियर स्ट्रेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स। मतलब जैसे देखो ये ऊपर का लेयर, जो ही आप देखो इसको यहां इधर से खींच रहे हैं ना फोर्स लगा के, जो ही ये चलेगा तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बना था, याद होगा पहले भी। तो इन दोनों के बीच जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो सिंपल सा, द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला अपरूपण प्रतिबल उन परतों के बीच के वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो शियर स्ट्रेस सिंपल सा टाउ से लिखे थे, अब वेग प्रवणता को क्या लिखा था, डीवी बाई डी वाई। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, किसके बीच के चेंज इन वेलोसिटी, मान लो इसका वेलोसिटी है v2, इसका वेलोसिटी है v1, जिस दो लेयर के बीच की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, dv इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, ठीक है। और dy का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, दो जो लेयर हैं, जिन दो लेयर के बीच में हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट लेयर ही हो, जिन दो लेयर के बीच की बात कर उनके बीच की दूरी, क्या कह सकते हैं, लंबवत दूरी, डी मान लो डी से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी को चलो डी वाई लिख लेते हैं, हटाओ। इन दोनों के बीच की, दोनों जो सतह हैं उनके बीच की लंबवत दूरी। तो सिंपल सा नियम क्या कहता है, जो अपरूपण प्रतिबल होता है, शियर स्ट्रेस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेग प्रवणता मतलब डीवी बाई डी वाई। अब प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएं, कांस्टेंट न्यू लगाए, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक। अब शियर स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, पढ़े थे कभी, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं। तो नॉर्मली इसी को काम चलाने के लिए रखते हैं, टाउ बराबर फोर्स बाय एरिया, ऑलरेडी सॉलिड में पढ़े थे। यहाँ पे टाउ शियर स्ट्रेस है, ए एरिया जो यहाँ पे ए यूज किया है, एरिया किसका, प्लेट का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर या सिंपल से जो प्लेट मूव कर रहा है उसकी बात करते हैं। डीवी वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन सरफेसेस, सतहों के बीच के वेग में परिवर्तन, और dy क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस, सतहों के बीच लंबवत दूरी। सिंपल सा इसको याद है कि टाउ इक्वल्स टू न्यू डीवी बाई डी वाई। डीवी दोनों परतों के बीच की कैसे, दोनों परतों के बीच वेग का अंतर, dy दोनों परतों के बीच की लंबवत दूरी, और ये कोफिशिएंट हो गया मतलब कांस्टेंट है, और टाउ क्या है, आपको शियर स्ट्रेस है, अपना अपरूपण प्रतिबल है। ऑलरेडी अपरूपण प्रतिबल पढ़े थे कभी, ऐसा ही कुछ कहानी हुआ था, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी अभी समझाएं कि ऊपर का सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, नीचे वाले का सबसे वेलोसिटी कम होगा। हो सकता है यहाँ की वेलोसिटी 0 भी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि भाई जो सतह के पास उसकी वेलोसिटी तो ऐसे भी सबसे कम होगी, इतनी भी कम हो सकती है। जैसे मान लो अभी गर्मी के टाइम में नदी बह रही है, ऊपर का तो फ्लो कर रहा होगा, नीचे वाला उस समय क्या होगा, काफी स्लो होगा, क्योंकि नदी के फ्लो ही बहुत कम है, तो नीचे वाले के पास वेलोसिटी है कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी कहानी याद रखेंगे और कोई झंझट नहीं है। और कहां क्या टर्म यूज करे वो लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी जस्ट क्या देखे, टाउ इक्वल्स टू न्यू डीवी बाई डी वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर क्या लिखते, टाउ डिवाइडेड बाई डीवी बाई डी वाई। अपरूपण प्रतिबल और डीवी बाई डी वाई को क्या बोलते हैं, सिंपल सा वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इंडिकेट हाउ विस्कस द फ्लूइड इज, मतलब जिसकी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होगा, जिसमें इसकी वैल्यू कम होगी
वो कम विस्कस होगा। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताएगा, कौन ज्यादा विस्कस है या कौन ज्यादा चिपचिपा है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, अपरूपण प्रतिबल और वेग प्रवणता के अनुपात को श्यानता गुणांक कहा जाता है। यह बताता है कि द्रव कितना चिपचिपा है या कौन कितना विस्कस है। ठीक, अब यहां से लिख सकते हैं इतना। अब इसके यूनिट और डायमेंशन को पक्का वाला कर लेना। डायमेंशन तो नॉर्मली पूछा जाता है, फिर भी यूनिट को याद रखना है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। dy मतलब दूरी और dv फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और dy बोले तो सिंपल सा मीटर डिवाइडेड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, और ये मीटर से मीटर साफ पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं। तो पास्कल सेकेंड लिख सकते हैं, और इसी को चाहे तो और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये भी किसके बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और एक और पॉइंट को याद रखेंगे, पॉइज को। ठीक है, वन पॉइज जो होता है, पॉइज किसका यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पॉइज किसका यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का, और वन पॉइज जो होता है वो 0.1 पास्कल सेकेंड होता है, याद रखना है। 1 पॉइज बराबर 0.1 पास्कल सेकेंड। पॉइज यदि पूछा जाए पॉइज किसका मात्रक है, भैया विस्कोसिटी का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी सी कहानी को। तो उम्मीद करते हैं कहानी समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी टॉपिक कथावाचन ज्यादा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड में गिराते हो, कोई भी तरल है उसमें गिराते हैं, तो क्या होता है कि उस फ्लूइड का जो लेयर होगा जो उस तरल के पास होगा, उसके गति, इसको जैसे हमने गिराया तो इसके आसपास का जो हवा है वो भी इसके साथ क्या होगा, घर्षण के कारण गति करने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण इस वस्तु के ऊपर एक विस्कस फोर्स अपोजिट गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, बॉयंसी पढ़े थे, बॉयंट फोर्स पढ़े थे ना, जो जितना विस्थापन द्रव को किया उसके द्रव्यमान के मास के बराबर, मतलब उसके द्रव्यमान के वेट के बराबर आपको उल्टी दिशा में बल लगता है। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा एक चीज और क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल सा स्टोक लॉ क्या कहता है, यदि किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो उसकी सतह के पास, मतलब फ्लूइड जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सतह के पास के जो आपके क्या हो सकते हैं, तरल है, फ्लूइड है, उसके जो लेयर्स हैं वो भी गति करने लगेंगे। गति करने के कारण क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बल लगाएंगे जो क्या होगा, उसकी गति के विपरीत दिशा में होगा। यही बल क्या कहलाता है, श्यान बल या विस्कस फोर्स कहलाता है। तो कह सकते हैं व्हेन ए बॉडी मूव थ्रू ए फ्लूइड, द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद द बॉडी ड्रैग विद इट, मतलब बॉडी के साथ मूव करने लग जाता है। ड्यू टू विच द विस्कस फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग, जिसके कारण एक विस्कस फोर्स काम करना शुरू करता है। द फ्लूइड एक्सर्ट विस्कस फोर्स ऑन ए बॉडी टू अपोजिट इट्स मोशन। जो फ्लूइड है, जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg मान लो लग रहा है, जिसके कारण ये नीचे जा रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड का जो लेयर है वो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक, या विस्कस फोर्स कहते हैं। तो कह सकते हैं सिंपल सा अपोजिट मोशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इट्स स्पीड एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो अपना बॉडी, मतलब जो विस्कस फोर्स है अपना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसा बॉडी को आपने रखा है, गोल रखा है, चौड़ा रखा है, पतला रखा है, दुबला रखा है, उसके ऊपर। दूसरा चीज, किस स्पीड से जा रहा है और उसकी विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। जो ही आप किसी भी चीज में रखोगे तो क्या होगा, फ्लूइड कुछ शुरुआत में हो सकता है स्पीड में चले, कुछ देर के बाद वो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देता है, मतलब उस समय उसके ऊपर त्वरण 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है उसका सीमांत वेग। आगे हम फिर से देखेंगे। तो कह सकते हैं जब कोई पिंड किसी तरल में गिरता है तो पिंड के संपर्क में आने वाली तरल की परतें भी उसके साथ गति करती है, अतः श्यान बल कार्य करना प्रारंभ करता है। श्यान बल पिंड की गति का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब गति नीचे की तरफ है तो बल किधर लगेगा, उसके ऊपर की तरफ। श्यान बल का परिमाण पिंड के आकार व आकृति तथा तरल में इसके वेग पर निर्भर करती है, मतलब किस वेलोसिटी से जा रहा है। ये हो गया वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, ये हो गया वस्तु की त्रिज्या, ये हो गया किसका, विस्कोसिटी हो गई। तो ये हो जाता है 6 पाई न्यू r इंटू
v। तो जैसे r क्या है, रेडियस ऑफ बॉडी, पिंड की त्रिज्या, v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। सीमांत वेग का मतलब होता है जैसे फ्लूइड में गया तो कुछ समय के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चलना शुरू करेगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है, उस जिस पे आपको उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को उसका टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं। और न्यू तो पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक होता है, ऑलरेडी से पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसके फोर्स के फॉर्मूले को याद रखेंगे, सिंपल सा, क्या, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब टर्मिनल वेलोसिटी, अभी जस्ट पढ़े थे ना सीमांत वेग, तो जब कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अटेन्ड व्हेन फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। मतलब कोई बॉडी, ठीक है, किसी फ्लूइड में फ्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो उस समय उसके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जिस पे कह सकते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी ऐसी आएगी जिसपे वेलोसिटी क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है, मतलब वहां पे उस समय उस वस्तु के पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को, उससे ज्यादा वेलोसिटी उसकी नहीं हो सकती है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो कह सकते हैं सीमांत वेग किसी वस्तु का वह अधिकतम स्थिर वेग है जिसे वह किसी श्यान माध्यम में मुक्त रूप से गिरते हुए प्राप्त करता है, ठीक है। इस वेग पर वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो कह सकते हैं एट दिस वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। अब जैसे समझोगे, वो फिगर तो बना ही हुआ है। अब देखो, ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। इस बॉडी का मास यदि m है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ एक आपका लगेगा अपथ्रस्ट, या कह सकते हैं बॉयंसी फोर्स, ठीक है, पढ़े थे। और दूसरा क्या लगेगा, श्यानता, मतलब F, कह सकते हैं विस्कस। अभी जस्ट विस्कस फोर्स जो पीछे पड़े वो अब ये क्या होगा, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, मतलब Ft प्लस एफ भी किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg के बराबर। तो कह सकते हैं जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचोगे तो उस समय Ft और Fb किसके बराबर हो जाएगा, वेट के, वेट बोले तो सिंपल सा mg के बराबर हो जाएगा, तब फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अब ये Ft किसके लिए, टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी Ft किसके लिए हो गया, अब थ्रस्ट बॉयंसी फोर्स, याद होगा उसके लिए m इंटू जी, m किसका, बॉडी ने कितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया अपने पोजीशन से, उस फ्लूइड के द्रव्यमान F mf, और g के साथ उसका वेट, प्लस अभी जस्ट विस्कस फोर्स का पढ़े हैं, किसके बराबर होगा, mo, मतलब mo मतलब मास किसका, ऑब्जेक्ट का, जो भी फ्लूइड के अंदर चल रहा है घूमने। अब यहां से मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये किसकी डेंसिटी हो गई, ये हो गई फ्लूइड के लिए था, तो सिंपल सा ये किसकी है, द्रव का घनत्व, ठीक। और ये m नॉट ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये डेंसिटी किसकी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की, और ये किसकी हो जाएगी, फ्लूइड की। तो ऑब्जेक्ट के लिए लिखे है ना, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु का घनत्व। यहाँ पे दो दो घनत्व यूज हो रहा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई न्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब, तो ध्यान में रखना है कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक अपना बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको आप थ्रस्ट कहते हैं, दूसरा कह सकते हैं विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है, और तीसरा नीचे की तरफ क्या कर रहा है, उसका वेट एक्ट कर रहा होगा। और ये तीनों, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, या वेक्टर सम तीनों का जीरो हो जाएगा, तभी तो जाके एक्सेलरेशन जीरो होगा। और उस समय जो वेलोसिटी होगी उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई न्यू। इतना ध्यान रखना, और कौन सा टर्म को क्या कहते हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। थोड़ी सी कहानी नेक्स्ट, अब ये तो फॉर्मूला देख लिया, तो कह सकते हैं ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर विल बी इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। याद होगा अभी सॉलिड का क्या था, रो, तो रो के क्या है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी क्या होगी उतनी ज्यादा। उसका ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ग्रेटर द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, डेंसिटी कौन सा, फ्लूइड की डेंसिटी ये, और विस्कोसिटी ये, ठीक है। जिसकी यदि ज्यादा है, यदि ये भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम।
यदि ये ज्यादा होगा तो माइनस ज्यादा हो जाएगा, तो ये फिर से कम, तो कह सकते हैं फ्लूइड लेस विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी उस टाइम में क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं तल की श्यानता और घनत्व अधिक होने पर क्रांतिक वेग कम होता है, जबकि पिंड का घनत्व अधिक होने पर क्रांतिक वेग क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, मतलब ये इससे बड़ा है तो इस दोनों का जो डिफरेंस करोगे तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हेंस द बॉडी विल अटेंड ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब उस समय वस्तु क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं तो क्रांति वेग धनात्मक होगा और पिंड क्रांति वेग से नीचे की ओर गति करेगा। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए बोले तो, उल्टा हो जाए बोले तो यदि ये बड़ा हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो उस समय क्या होगा, उस समय का द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी निगेटिव एंड द बॉडी विल अटेंड कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। उस टाइम में क्या हो जाएगा, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। आप देखो नीचे की तरफ जाते हुए तो सबको देखिए, देखिए ना, जैसे कह सकते हैं आप कहाँ देखियो, यदि एक बॉल ले लो, उसको पानी में, मतलब कौन सा बॉल, लोहे का बॉल, गोला फेंक वाला, यदि उसको पानी में डाल दोगे वो नीचे चला जाएगा। एक पत्थर ले लो वो भी नीचे चला जाएगा। तो ये किसकी कहानी हो गई, पॉजिटिव के लिए। और निगेटिव की यदि हम बात करते हैं, किस केस में, मान लो एक पानी का बुलबुला है, वो क्या होता है, हमेशा ऊपर आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, इसलिए वो क्या आता है, ऊपर। तो वहां पे कह सकते हैं वहां पे निगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी है, वस्तु किधर, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो बिलो विच इट्स फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट बिकम टर्बुलेंट, मतलब एक ऐसा वेलोसिटी जिसके नीचे फ्लो को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन कह सकते हैं, लेमिनार फ्लो कह सकते हैं, और जिसके ऊपर फ्लो को क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो सिंपल सा है, क्रांतिक वेग किसी द्रव में के प्रवाह का वह वेग है जिससे कम पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है तथा इससे अधिक वेग पर धारा का प्रवाह कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, मतलब टर्बुलेंट हो जाएगा। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, के न्यू आर बाई रो। के है डायमेंशनल कांस्टेंट है एक, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑलरेडी पता ही है, रेडियस ऑफ द ट्यूब जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जिस ये क्लोज फ्लो की बात हो रही है, पाइप के अंदर की बात हो रही है, तो सिंपल सा डेंसिटी वगैरह ये सब हिंदी में पहले लिख चुके हैं। तो के न्यू अपन आर इंटू रो, इतू से कहानी। ये टर्म्स याद रखिएगा कि कब ये क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, और कब ये लेमिनार या स्ट्रीमलाइन होगा। यदि टर्मिनल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेमिनार, धारा रेखीय प्रवाह। यदि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि आपका फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है या क्या है, लेमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। मतलब ये है कि 2000 से नीचे रहेगा, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से नीचे रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो। यदि वही 4000 से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। इतू से कहानी है। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए प्योर नंबर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। पाइप से जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर फ्लो का कैसा है, टर्बुलेंट है या लेमिनार है। और इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सा होता है, यदि याद रखते हैं तो अच्छी बात है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल सा, इनर्शिया फोर्स पर यूनिट एरिया, जब डिटेल में जाओगे तब इसको देखेंगे, सिर्फ डिफिनीशन में ये टर्म को याद रखना है। तो कह सकते हैं रेनॉल्ड्स संख्या एक विशुद्ध संख्या जो किसी नली में द्रव के प्रवाह की प्रकृति को बताता है कि वो धारा रेखीय होगा या विक्षुब्ध होगा। किसी बहते तरल के लिए रेनॉल्ड्स संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल जड़त्व बल व प्रति एकांक क्षेत्रफल श्यान बल के अनुपात के तुल्य होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VC, VC मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी फ्लूइड का, R जिस भी पाइप से फ्लो हो रहा है, और न्यू उसकी विस्कोसिटी। तो कह सकते हैं VC क्रिटिकल वेलोसिटी। बाकी सारे टर्म्स पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा रेनॉल्ड्स नंबर में याद रखना है, रेनॉल्ड्स नंबर जिसका कम होगा वो क्या कहलाएगा, अपना धारा रेखीय प्रवाह।
रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। इतनी सी कहानी। चलिए अब रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन 0 to 2000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन या लेमिनार। अब जस्ट बोले थे मतलब 0 से 2000 के मध्य हो तो द्रव का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय अथवा पतली। दूसरा लाइज बिटवीन 2000 to 4000 फ्लो ऑफ लिक्विड अनस्टेबल एंड चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, इसको ट्रांजिट फ्लो भी कहते हैं। तो कह सकते हैं जब 2000 से 4000 के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिट फ्लो कहते हैं। मतलब ये क्या है, धारा रेखीय प्रवाह से किस में जा रहा है, विक्षुब्ध प्रवाह की ओर जा रहा है। ठीक है, और 4000 से ऊपर रहेगा तो नॉर्मली ऐसे भी याद रख सकते हैं 2000 तक रहेगा तो धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन फ्लो, और 2000 से ऊपर रहेगा तो कह सकते हैं विक्षुब्ध प्रवाह होता है। कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि आपको 2000 से ही ऊपर को कह देता है। ठीक है, तो नॉर्मली किसी अच्छे बुक में देखेंगे तो वहां पे 4000 से ऊपर को बोलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 2000 से ऊपर को ही किसमें ले लिया जाता है, क्योंकि हमको दो ही पढ़ना है, एक लेमिनार एक टर्बुलेंट। ठीक है, तो लेमिनार 2000 से नीचे, 2000 से ऊपर किसको, टर्बुलेंट में काउंट कर लिया सबको। यदि 3000 पूछता तो उसमें किसको लिखते, टर्बुलेंट को लिखते। 2000 से नीचे रहेगा तो लेमिनार रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉल्जी का नियम, हाइगन पॉल्जी इक्वेशन। इट इज ए फिजिकल लॉ दैट डिस्क्राइब द लेमिनार फ्लूइड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड न्यूटोनियन फ्लूइड, लेमिनार फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड थ्रू ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब एक कोई जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है, अपने पास एक लंबा सा पाइप है जिसका लेंथ मान लो हमने लिख दिया यहां से लेके यहां तक L लेंथ है। तो इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में बताता है। तो कह सकते हैं यह भौतिक नियम है जो एक लंबी बेलनाकार नली में असंपीडित मतलब इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन, जो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, उसको क्या कहता है, न्यूटोनियन तरल कहा जाता है। जो फॉलो नहीं करता है, आप कहोगे नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन क्या होता है। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन जैसे इंक वगैरह होता है उसको नॉन न्यूटोनियन कहा जाता है, ब्लड वगैरह जो नॉन न्यूटोनियन में आता है। ठीक है, जबकि आपका न्यूटोनियन में पानी आ गया न्यूटोनियन, तो मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, न्यूटन के श्यानता के नियम का जो पालन करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तल के धारा रेखीय प्रवाह का वर्णन करता है, भैया उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्लो रेट क्या रहेगा, तो कह सकते हैं न्यूटोनियन तल के धारा रेखीय प्रवाह का वर्णन करता है जिसका अनुप्रस्थ काट समान होता है। मतलब यहां जितना एरिया होगा, ठीक है, वही एरिया कहां होगा, यहां होगा। दोनों जगह एरिया क्या रहेगा, समान। यदि एरिया यहाँ ए है तो यहाँ भी एरिया सेम रहेगा। तो सिंपल सा इसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, Q बराबर पाई आर स्क्वायर डेल पी डिवाइडेड बाई 8 न्यू इंटू एल। एल क्या है, पाइप की लंबाई, डेल पी मतलब यहाँ का प्रेशर मान लो P2 है, यहाँ का प्रेशर क्या है, मान लिया P1 है, तो प्रेशर डिफरेंस डेल पी, और आर इसकी त्रिज्या हो गई, और ये तो विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी तो पता ही है। तो कह सकते हैं सिंपल सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q हो गया आयतन प्रवाह की दर मतलब आयतन बटा समय, रेडियस ऑफ पाइप नली की त्रिज्या आर, एल क्या है नली की लंबाई, और डेल पी क्या है नली के दो सिरों के बीच का दाबांतर मतलब दाब में अंतर, दाब अंतर। ठीक है, थोड़ी सी कहानी ये किसको बताता है, ये लॉ आपको बताता है कि किसी भी बेलनाकार पाइप में, सिलिंड्रिकल पाइप में वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट जो होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रेशर डिफरेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, फ्लो तेज होने लगेगा। बात करें त्रिज्या की बात, त्रिज्या जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, फ्लो रेट उतना ज्यादा हो जाएगा। उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लो रेट उतना कम होगा। लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, तो फ्लो रेट, जैसे मान लो आप 1 मीटर का एक पानी का पाइप ले लो, ठीक है, और एक 100 मीटर के पानी का पाइप ले लो, तो दोनों केस में कुछ डिफरेंस होता है। देखोगे कि 1 मीटर वाले में फ्लो तेज होता है, ठीक है, लेकिन 100 मीटर का जो पाइप ले लोगे 100 मीटर के बाद वो पानी उससे निकलेगा भी नहीं निकलेगा वो भी नहीं पता रहता है। तो मतलब लेंथ बढ़ाने से फ्लो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। ठीक है, रेडियस, छोटू सा रेडियस का पाइप लो और बड़ा सा पाइप लो तो दोनों में अंतर पड़ता है। छोटू सा पाइप पे क्या होगा, आपका फ्लो रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जबकि बड़े वाले पाइप पे फ्लो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कह सकते हैं रेडियस पे डिपेंड करता है फ्लो रेट। इसके
प्रेशर डिफरेंस पे दोनों साइड का प्रेशर, पाइप का जो इंड है उस दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है, दाब में क्या अंतर है, इस पर निर्भर करता है। तो छोटा छोटा टर्म है। ओके, तो काफी सारे टर्म्स आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे, तो आराम से देख के समझ के ध्यान में रखना है। अब जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पैरेलल लेयर ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दो लेयर अपने पास है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं दोनों के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो आपको दे के रखा है डेल वी। कितना दे के रखा है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर इज 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इसको dy बोल देते हैं, वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो dy बराबर 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब आपको सिंपल सा dv बाई dy वेलोसिटी ग्रेडियंट याद होगा, वेग प्रवणता यही होता था ना। तो सिंपल सा dv कितना 8 और ये 0.1, मतलब हो जाएगा 80। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर साफ, तो ये बच गया 80 पर सेकेंड। एक लाइन की कहानी समझे। आपको क्या दिया, दो पैरेलल जो उसके क्या है लेयर है, उन दोनों के बीच का क्या है, आपको वेलोसिटी का डिफरेंस दे के रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या देख रहा है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी आपको लंबवत दूरी दे के रखा है 0.1। वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा था, भैया वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dy होता है, ऑलरेडी अभी देखे थे डिफिनीशन में। ठीक है, किसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर। तो dv बाई dy को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। निकालना है तो लेके पुट कर दो, बात खत्म। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज ए 1 mm थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया इतना। ठीक है, एक बिग फिक्स प्लेट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, देन हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयर इज ए 1 मीटर थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन बिटवीन ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया इतना, मतलब 200 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा एक बड़ी प्लेट के बीच ग्लिसरीन की इतनी मोटी परत है। यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक कितना है, तो प्लेट को 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए। मतलब मान लो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों के बीच इसका एरिया आपको दे के रखा प्लेट का कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दोनों के बीच में 1 mm का क्या है, ग्लिसरीन है, मतलब इन दोनों के बीच का कह सकते हैं dy 1 mm है। ठीक, ओके। और यदि ग्लिसरीन के श्यानता गुणांक आपको दे के रखा है कितना, न्यू दे के रखा है 1 kg मीटर सेकेंड। ठीक हो, तो प्लेट को इतने के वेग से, मतलब ये बड़ी सी प्लेट है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, और इसकी वेलोसिटी अपने को क्या चाहिए 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वेग से चलाने में कितना बल चाहिए, फोर्स पूछा जा रहा है। अपन लोग क्या पढ़े हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू न्यू dv बाई dy पढ़े थे, रख लेते हैं। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, न्यू इंटू ए dv बाई dy। तो न्यू की वैल्यू कितनी है 1 kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, एरिया कितना दे के रखा है आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 200 इंटू 10 पे पावर -4, 200 इंटू 10 पे पावर डेसी सेंटी, उसका स्क्वायर है तो -4। dv कितना दे के रखा है वेलोसिटी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड। और dy कितना दिया 1 mm, मतलब 1 इंटू 10 पे पावर डेसी सेंटी मिली 10 पे पावर -3 इतना। अब इसकी कहानी को चलो देखा जाए, ये हो गया 9 इंटू 2 इंटू 10 पे पावर, यहां से +2, यहां से -4, यहां से -2, चलो यहाँ 3 लिख लेते हैं, और ये -2 से -2 साफ, यहां से क्या बच गया 18 इंटू 10 पे पावर -1, मतलब 1.8 न्यूटन। आंसर क्या दिया है 1.8 न्यूटन। मतलब जो भी दिया है सबको पुट करना था और सॉल्व करना था। क्वेश्चन
एक बार में नहीं बनता, आराम से उसको देखिए समझिए फिर बनाइए, लेकिन बनाना कंपलसरी है। आप लोगों को बार बार कहते हैं, मैक्सिमम लोग आप में हैं जो न्यूमेरिकल नहीं टच कर रहे, प्रभु आपको बार बार निवेदन करते हैं न्यूमेरिकल को टच कीजिए, नहीं कीजिएगा कुछ मजा नहीं आने वाला है। आपको फिजिक्स तभी बहुत अच्छा बनेगा जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख तो हम दिए, वहां आधे लोग समझे आधे लोग नहीं समझे, ठीक है, लेकिन जो ही न्यूमेरिकल जब बनाओगे तो एकदम हर एक टर्म क्लियर हो जाएगा। भैया डीवी क्या था, डी क्या था, न्यू क्या था, एफ क्या था, ए क्या था, कब समझ में आएगा? जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं फिजिक्स सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को बनाना पड़ेगा। समझते हैं? अच्छा, ईमानदारी से आज आप लोगों से इतने लोग बना रहे हैं ना, एकदम ईमानदारी से, क्या कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, और हमसे आपको क्या बोलते हैं उसको, ईमानदारी नहीं दिखा के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपका बोलेगा। ईमानदारी से पता है कितने लोग अभी अप टू डेटेड हैं, कितने लोग हैं जो न्यूमेरिकल रेगुलर बना रहे हैं। ये दोनों चीज का हम वेट करेंगे कमेंट में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, देयर इज ए 1 mm थिक लेयर ऑफ ऑयल बिटवीन द फ्लैट प्लेट एरिया इतना मीटर स्क्वायर एंड द लार्ज प्लेट, ठीक है, टू मूव ए प्लेट विद ए वेलोसिटी ऑफ इतना सेंटीमीटर पर सेकंड, द फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज रिक्वायर्ड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब आपको न्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। फॉर्मूला पीछे वाला में था, फोर्स देख के रखा है, एरिया देख के रखा है, सब देख के रखा है, आपको न्यू निकालना है, निकालिएगा। निकालेंगे तो 1 पॉइज आएगा जी, याद होगा 0.1 1 पॉइज के बराबर था, तो उसको यूज करना यहाँ पे। तो जाके पॉइज की कहानी भी एक बार पीछे देखिएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल बी द लिक्विड फ्लो इन पाइप विल बी मोस्ट स्ट्रीमलाइन, मतलब अधिक धारा रेखीय होगा। कब होगा? फॉर्मूला ऑलरेडी पता है अपने को, रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म में। रेनॉल्ड्स नंबर आपको ये बताता है कौन धारा रेखीय होगा, जिसकी वैल्यू 2000 से नीचे होगी वो धारा रेखीय होगा। पढ़े अभी जस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक टर्म दिया है त्रिज्या, दूसरा श्यानता, और दूसरा क्या दिया है, घनत्व, ठीक है। अब देखा जाए रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूला से एनआर की वैल्यू कम कब होगी, जब आर की वैल्यू कम होगी, मतलब त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हैं कम त्रिज्या कम त्रिज्या कम त्रिज्या, तो ये ज्यादा त्रिज्या कहानी खत्म, ये ज्यादा त्रिज्या कहानी खत्म। दूसरा कह रहा है किसकी, अधिक श्यान, मतलब न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही होगा ना। तो एनआर की वैल्यू को अपने को कम ही रखना, तो इसमें भी अधिक श्यान है, इसमें भी अधिक श्यान है, ठीक है, मतलब हाई विस्कोसिटी, ठीक है। उच्च घनत्व, घनत्व के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो घनत्व की वैल्यू कम होगी तब क्या होगा, एनआर की वैल्यू कम होगी, तो कह सकते हैं कम घनत्व। कम घनत्व चाहिए, अधिक आपको क्या चाहिए, विस्कोसिटी चाहिए, और कम त्रिज्या चाहिए, तो आंसर क्या होगा, डेंसिटी आपको हाई नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज, विस्कोसिटी। तो इसको कम होना पड़ेगा, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, कम होगा। ये ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो किस में है, कम घनत्व, ठीक है, अधिक श्यान, ठीक है, त्रिज्या कम, ठीक है, तो आंसर क्या, बी। तो ऐसे नहीं कि सीधा सीधी कुछ भी याद कर लेना, फॉर्मूला जब अपने को पता है सबको फिट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए हॉर्स, water leave the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which the kinetic energy is imparted to water? तो आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। कोई इंजन एक हॉर्स पाइप से निरंतर, हॉर्स पाइप मतलब सिंपल सा पाइप ही जैसा होता है, निरंतर जल को पंप कर रहा है। हॉर्स पाइप से जल भी वेग से निकलता है, और जल की धारा का प्रति मात्रक लंबाई, मतलब जल की धारा का प्रति मात्रक लंबाई द्रव्यमान m है, मतलब जो m जो दे के रखा है वो दे के रखा है kg पर
मीटर के टर्म में। ठीक है, जल को गतिज ऊर्जा दिए जाने की दर क्या होगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो हम लोग क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो जानते हैं उसी के हिसाब से हाफ। ऑलरेडी यहाँ m को यूज कर चुका है केजी पर मीटर के टर्म में। ठीक है, तो स्मॉल m यूज नहीं करके हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। m अब वेलोसिटी दे के रखा है v के टर्म में, v वेग से निकल रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है भैया, जल की गतिज ऊर्जा दिए जाने की दर क्या होगी? तो कह रहा है व्हाट इज द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। रेट पूछा जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को चलो हम के रख लेते हैं, तो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बाई डी टी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 वी स्क्वायर को बाहर डी एम बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे केजी पर मीटर में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा डी एम बाई डी एल। डी एम मतलब केजी में और डीएल मतलब मीटर, केजी पर मीटर। चूंकि डीएल को नीचे लाए तो डीएल को ऊपर भी लेके जाएंगे, और dt, तो dm बाई dl, इसी को क्या बोला गया यहाँ पे, स्मॉल m। तो यहां लिख लेते हैं हाफ वी स्क्वायर इंटू एम इंटू dl बाई dt, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी v। तो ये अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी क्यूब, हाफ एम वी क्यूब। तो यहां ये मत सोच लेना कि हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो चिपका डाले। ठीक है, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाला, तो थोड़ा सा समझ के, जो पूछा जा रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, मतलब डी के बाई डी टी पूछ रहा है, तो वो क्या निकल के आएगा, हाफ एम वी क्यूब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द हाइट ऑफ द डैम in an hydroelectric power station is 10 meter. In order to generate 1 megawatt of electric power, the mass of water in kg that must fall per second on the blade of the turbine is. क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा सा सीखते जाइए, क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछा हुआ है, कभी आगे भी देखेंगे, बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। तो एक जल विद्युत शक्ति केंद्र में बांध की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब एच आपको दे के रखा है 10 मीटर, और 1 मेगावाट मतलब पावर आपको देकर रखा 1 मेगावाट। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए टरबाइन के ब्लेड पर प्रति सेकंड गिरने वाले जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो सिंपल सा, पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। वर्क मतलब mgh, हाइट के लिए चल रहा है तो mgh, और टाइम का t मतलब m/t आपसे पूछा जा रहा है, g इंटू h। पावर आपको कितना देके रखा है, 1 मेगावाट, तो डेका हेक्टो किलो मीगा 10 पे पावर 6 m/t इंटू, इसको चलो 10 मान लेते हैं, h कितना दिया है, 10 दिया है, तो m/t बराबर क्या हो जाएगा, m/t बराबर हो जाएगा, ये दोनों नीचे आ गया तो 10 पे पावर 4, तो 10 पे पावर 4। जो पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रति सेकंड गिरने वाले जल का द्रव्यमान, मतलब m/t पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा अजीबोगरीब भी आपको क्वेश्चन पूछता है कुछ कुछ, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नदी की गहराई इतने, इसके पृष्ठ के परत का वेग इतना है, पृष्ठ के परत तली के परत के अपरूपण प्रतिबल। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन बनाए हैं, आप बना सकते हो अपरूपण बल के लिए, ऑलरेडी क्वेश्चन बनाए थे, सी आंसर लेके आना है। नेक्स्ट, एक स्क्वायर प्लेट ऑफ इतना साइड मूव पैरेलल टू अ सेकंड प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, बोथ प्लेट बीइंग इमर्ज्ड इन वाटर, इफ द विस्कस फोर्स इज इतना न्यूटन, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब dy आपको निकालना है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, spherical ball of radius r is falling in a viscous fluid of viscosity n with a velocity v, the retarding viscous force acting on the spherical ball, मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन में लग रहा था, जो विस्कस फोर्स लग रहा था, उसके बारे में कह रहा है कि r त्रिज्या की गोलाकार गेंद n श्यानता वाले द्रव में v वेग से गिर रहा है, गेंद पर कार्यरत मंदन श्यान बल क्या होगा। फॉर्मूला याद होगा, 6 पाई न्यू आर भी लिखे थे, तो उसके हिसाब से कह सकते हैं त्रिज्या r के व्युत्क्रमानुपाती,
आर के विरुद्ध क्रमानुपाती नहीं होता, समानुपाती होता है। तो पहली कहानी खत्म। त्रिज्या आर और वेग भी दोनों के समानुपाती, सही बात है, आर और भी दोनों के समानुपाती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट, वाटर इज फॉलिंग थ्रू ए वेरी नैरो ट्यूब, द वेलोसिटी ऑफ वाटर बिलो विच द फ्लो रिमेन्स ए स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज। एक बहुत सक्रिय नली से जल प्रवाहित हो रहा है, जब जल का वेग जिससे कम प्रवाह पर प्रवाह धारा रेखीय होता है जाना जाता है। अभी जस्ट पढ़े थे, कब? कम प्रवाह के लिए, क्रांतिक वेग से जब कम होता है उसको क्या बोलते हैं? धारा रेखीय कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अभी जस्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट। स्ट्रीमलाइन में याद होगा सारे की सारी ऊर्जा क्या होती है? हर एक पॉइंट पर कंजर्व रहता है, तो कह सकते हैं ऑल पॉइंट। नेक्स्ट, इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड इतना मीटर इन ए विस्कस लिक्विड, इतना फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ सिल्वर ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम लिक्विड। मतलब सोने के गोले को किसी शांत द्रव में सीमांत वेग इतना है, तब इस द्रव में समान आकार के चांदी के गोले का सीमांत वेग होगा। मतलब चांदी का निकालना है, ठीक है। सोने का घनत्व इतना है, चांदी का घनत्व इतना है, श्यान द्रव का घनत्व इतना दे के रखा है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, यूज किए हैं, मतलब शुरुआत में लेके आए थे। इसके हिसाब से हम बात करें, 2/9 क्या है? कांस्टेंट आर, समान है चांदी और कौन सा है? सोना और चांदी समान आकार के चांदी है, मतलब चांदी और सोने के लिए आर का मान समान। दोनों की डेंसिटी की अलग कहानी, जी कांस्टेंट, और दोनों को रखा किसमें गया है? एक ही द्रव में यूज किया जा रहा है। तो सिंपल से यदि हम यहां से लिखते तो भी इज लिख देते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लिख सकते थे। तो यहां से चलिए आते हैं कहानी को। तो भी किसके लिए, किसमें पूछा जा रहा है? सिल्वर के लिए, वी एस बाई वी गोल्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं किसके लिए? सिल्वर माइनस लिक्विड का बाई किसके लिए? गोल्ड माइनस लिक्विड। अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां से लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका बाकी जितने भी टर्म सब कांस्टेंट है, तो रख दो। सिल्वर के लिए कितना है भैया? चांदी का घनत्व दे के रखा है 10.5 और द्रव का दिया है 1.5 डिवाइडेड बाई गोल्ड का कितना दिया है? 19.5 और लिक्विड का 1.5। ये कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना हो जाएगा? 18, 1/2 मतलब 0.5 मीटर 0.5, ठीक है। तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू वी जी होगा ना। तो 0.5 और वी जी कितना है? दे के रखा है कितना? 0.2। ये हो जाएगा कितना? सिंपल सा 0.1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा जो कांस्टेंट था हटा दिए, सबको रख दिए वैल्यू। जैसे ये वाला फॉर्मूला भले वहां पे डाउट रह जाए, यहां पे तो क्लियर हो जाएगा कौन क्या है। इसलिए बार बार कहते हैं न्यूमेरिकल बनाइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, डिक्रीज करता है, पढ़ा चुके हैं, बात खत्म। जैसे ये 2010 मतलब 2023 के 1.0 में पूछा था, ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको TI 3.0 का क्वेश्चन है, मतलब 3.0 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस फॉर द फ्लूइड फ्लो। किसके लिए लेस होता है? जिस द्रव के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान कम होता है उसका क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, वेलोसिटी उसकी क्या होती है? कम होती है, ठीक। और कह सकते हैं डेंसिटी क्या होगी उसकी? ज्यादा होती है, चाहे फॉर्मूले से भी चले जाओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई होती है, तो कह सकते हैं यहाँ पे सारा वैलिड है, तो कह सकते हैं मोर देन 1। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके लिए? रेनॉल्ड्स संख्या का मान कम, तो कम कब होगा? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भी कम तो ये कम, ठीक है। दूसरा क्या है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी कम तो ये कम, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? श्यानता का गुणांक मतलब न्यू, ये जिसका ज्यादा उसका एन की वैल्यू कम,
तो इसका ज्यादा रहेगा, तो कम, तो मोर देन 1 इज करेक्ट। कितना आसान था क्वेश्चन 3.0 की कहानी। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, द स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज। टर्मिनल वेलोसिटी का याद होगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके इनिशियल याद होगा, ये वाला भी लिखे थे हम लोग वहां, तो टर्मिनल वेलोसिटी यही था ना, इसी को ना सॉल्व करके इसको निकाला टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। दूसरा चीज वो त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, r पर भी निर्भर करता है। तो कह सकते हैं m के सीधा समानुपाती होता है, m का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा v का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। फिगर से भी दिख रहा है, इसके हिसाब से चलेंगे तो भैया नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका आंसर कहीं देखे होंगे, तो हो सकता है वो कहेंगे भैया उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। लेकिन इसके हिसाब से चलते हैं तो m नॉट पे भी जितना ज्यादा, इसको क्या करेंगे 6 पाई न्यू आर भी इज इक्वल टू एम नॉट जी माइनस एम एफ जी। तो v की वैल्यू उतनी ज्यादा जितना m नॉट, ठीक है। या ऐसे इसको लिख सकते थे, v इक्वल्स टू क्या लिखते एम नॉट जी माइनस फ्लूइड डिवाइडेड बाई 6 पाई न्यू इंटू आर। तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है ना, एम नॉट जितना ज्यादा होगा v उतना ज्यादा होगा। उसी तरह r के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, r जितना कम होगा v उतना ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं m के सीधे आनुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r के होता है, ये भी सही बात है। तो क्या कहते हैं, सिंपल सा उपयुक्त में से एक से अधिक, स्क्वायर रूट वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, समझे क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर तो हम मास वास को सबको डेंसिटी में बदल डाले, इसमें हमने मास को नहीं बदला था, क्योंकि ये टर्म किसमें पूछा था, मास के टर्म में पूछा है, इसलिए भी हमको वहां पे इसको पूरा पूरा लिखना पड़ा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज किए होते वहां पर भी, सिर्फ इसी को समझाने के लिए हमको वहां पर भी एक एक टर्म को थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ा कि भैया हाँ ऐसा 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 है। नेक्स्ट वर्ड, जब किसी ट्यूब के तरल पदार्थ का अधिकतम वेग को क्या कहते हैं जिससे द्रव प्रवाह रेखीय रहता है। आपको ही पता है क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले भी एक क्वेश्चन किए हैं। किसी द्रव के प्रवाह में प्रचुर प्रवाह कब कहा जाता है, जब उसकी क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000। उस समय भी बोले थे, याद होगा, 2000 से ऊपर वाले को क्या कह सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट फ्लो की कहानी नहीं कुछ चल रही होती है। नेक्स्ट, वाटर फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अपर इज वन इज स्टेशनरी, ऊपर वाला स्टेशनरी, इसको भी समझा चुके हैं। तो उस टाइम में क्या कह सकते हैं, दो प्लेटों के बीच बहाव, जो ऊपरी प्लेट स्थिर है, निचली प्लेट का वेग v से गतिमान, ऊपरी प्लेट का संपर्क में आने वाली सतह तरल पदार्थ का वेग क्या होगा, क्या होगा, जो इसके पास रहेगा, जैसे ये तो उल्टा हम बनाए थे, ये वेलोसिटी रुकी हुई है, तो इसके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, लगभग लगभग रुका ही रहेगा, तो वेलोसिटी कह सकते हैं 0। तो इतना कहानी, थोड़ा हो सकता है कुछ ज्यादा ही थ्योरी है इसके अंदर। अगली कहानी में हम लोग बात करेंगे बर्नौली के प्रमेय के बारे में। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 टर्म्स पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको बनाइए। न्यूमेरिकल जो भी है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से कीजिए, ठीक है। और जो हमने कहा था कि आपको बताना है कितने लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसी से पता चलेगा कितने आप एक्टिव हैं। ओके, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद, थैंक यू।